आज हम लोग बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं और इससे रिलेटेड एंट्री टेस्ट में जितने भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो आज हम लोग सारे के सारे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाकी इंग्लिश का ध्यान रखना है, इंग्लिश मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है और हमेशा मेरी एक बात याद रखें, इंग्लिश हमेशा उस बंदे के साथ बोलें जिसको इंग्लिश ना आती हो, क्योंकि वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करेंगे। और थोड़ा सब्र रखना है, सब्र तो बगैर बंदा किससे काम का नहीं। मैं बेसिक से शुरू होकर एंड तक जाऊंगा और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और आपके सारे एमसीक्यूज़ इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। और आपने करना क्या है, एक कॉपी और एक पेंसिल अपने साथ रखें। तो सबसे पहले देखते हैं जी एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और थर्म का मतलब होता है हमारे पास हीट। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो यूनिवर्स होती है, यूनिवर्स दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक हमारे पास होता है सिस्टम और दूसरा हमारे पास होती है सराउंडिंग। दूसरी हमारे पास क्या होती है, सराउंडिंग होती है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में A+B कन्वर्ट हो रहा है C+D में, और यहाँ पे डेल्टा H जो है मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। मतलब मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये जो है बीकर, ये मेरे पास क्या है, सिस्टम है। ये मेरे पास क्या है जी, सिस्टम है। और जो बाकी सारा पोर्शन है ये मेरे पास क्या है जी, सराउंडिंग्स हैं। तो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा कि हम यहाँ से हीट बाहर से सप्लाई करेंगे तो हीट कहाँ पे पहुँच रही है, सिस्टम के पास। तो यहाँ पे पहला पॉइंट नोट करें, दोज reactions in which heat is absorbed by the system. Heat is absorbed by the system. तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये पहला पॉइंट पहले नोट कर लें। इसके बाद देखें जी, अब यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट लिखने लगा हूँ। तो यहाँ पे देखें कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। तो हीट हमारे पास सराउंडिंग से सिस्टम के पास ट्रांसफ़र हो रही है। हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम surroundings to the system। तो सिस्टम के पास हीट पहुंच रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, हीट सराउंडिंग से पहुंच रही है सिस्टम के पास, तो सिस्टम के पास हीट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है, चलें यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लिखता हूँ मैं, व्हेन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज़ प्रोसेसिंग। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यू ये वाला पूछा जाता है। तो भाईजान सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। या फिर कभी कभार एमसीक्यू में इस तरह आ जाता है, तो वहाँ पे लिखा होता है कूलिंग टेक्स प्लेस। तो सराउंडिंग में क्या हो जाती है, कूलिंग हमारे पास हो जाती है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो कभी आपने इवेपोरेशन का नाम सुना है? तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। तो भाईजान कूलिंग क्यों होती है, क्योंकि जो इवेपोरेशन है ना, ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसी वजह से वहाँ पे कूलिंग हो रही है। तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे कूलिंग होती है और इवेपोरेशन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट भी साथ साथ नोट करते जाएं।
अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी। पॉइंट नंबर 4 कहता है जितनी हीट हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे उतनी प्रोडक्ट फार्मेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। या फिर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ, जितना टेम्परेचर ज़्यादा हम सप्लाई करेंगे उतने प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। तो ये वो वाला हिसाब है, जब थोड़ी हीट आती है तो थोड़ा प्रोडक्ट बनती है, जब ज़्यादा हीट आता है तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनती है। तो ये वही वाला हमारे पास क्या है, हिसाब है। तो यहाँ पे जितना टेम्परेचर ज़्यादा देंगे उतने प्रोडक्ट क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। तो ये वाली बात हमें बताई थी ली चैटलर ने। ये नाम भी बताता तो हमें पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जितनी हीट ज़्यादा सप्लाई करेंगे उतने प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। तो ये वाला एमसीक्यू किस तरह पूछा जाता है, आपको ना कोई एंडोथर्मिक इक्वेशन दे देगा। मैं ना ये एंडोथर्मिक इक्वेशन लिखने लगा हूँ, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। चले मैं ना एक और एंडोथर्मिक इक्वेशन लिख देता हूँ, H2 + I2 × 2HI। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब एंडोथर्मिक इक्वेशन देगा और कहेगा भाईजान अगर मैं इसका करूँ टेम्परेचर ज़्यादा तो इनमें से किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो मैंने अभी बताया जब एंडोथर्मिक में टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट्स क्या होंगी, ज़्यादा बनेंगी। तो यहाँ पे NO की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और साथ HI का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर उल्टा पूछ ले और कहे भाईजान अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, तो भाई आप बता दो अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे ना तो NO का फार्मेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। NO का फार्मेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, और HI का फार्मेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है जी। तो ये था जी हमारा चौथा पॉइंट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जी 5वें पॉइंट की तरफ। ये नोट कर लें आप लोग। अब ध्यान से मेरी बात सुने, 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि जो डेल्टा एच पी है वो ग्रेटर होता है डेल्टा एच आर से। इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो मेरी बात ध्यान से सुने, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हम जितनी भी हीट सप्लाई करते हैं वो सारी की सारी किसके पास पहुंचती है, प्रोडक्ट के पास पहुंचती है। तो जब सारी की सारी हीट प्रोडक्ट के पास पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का इंथाल्पी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये वाला एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है, बल्कि ये हर बार ही ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसको वो नहीं कहते लोए लालन तो भी पतीसा रद्दी तो भी पतीसा, ये वही वाला हिसाब है। अच्छा, इसको मैं ग्राफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह ग्राफ भी आपको दिया जा सकता है। यहाँ पे तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या है हमारे पास, ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या है हमारे पास, कम है। तो इस तरह ग्राफ दे के पूछ सकता है कि भाईजान ये वाला ग्राफ किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने देखना है प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है, तो आपने क्या कहना है कि सरकार ये वाला रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये था जी पॉइंट नंबर 5, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट करें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है जी पॉइंट नंबर 6 नोट करें आप लोग। कहता है कि इसकी इक्वेशन किस तरह लिखते हैं, रिएक्टेंट्स प्लस डेल्टा इनटू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो डेल्टा होती है इसको रिएक्टेंट्स वाली साइड पे लिखा जाता है। रिएक्टेंट्स वाली साइड पे इसलिए लिखा है कि रिएक्टेंट्स ने हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। अब मैं यहाँ पे 7वां पॉइंट इसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करूँगा। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे भाईजान, एक हमारे पास हैं जी प्रोडक्ट्स और दूसरी हमारे पास क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। तो स्टेबिलिटी हमेशा याद रखिएगा,
ये वाली बात ध्यान से सुनो, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे एब्जॉर्ब हीट कौन कर रहा है, तो यहाँ से देखें रिएक्टेंट्स हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो मैंने अभी बताया कि जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रिएक्टेंट्स का स्टेबिलिटी क्या होगा, मोर स्टेबल। ये वाला एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आपने कहना है रिएक्टेंट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। भाईजान दोबारा सुने, मैंने कहा वो ज़्यादा स्टेबल होगा जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। रिएक्टेंट्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे, और भाईजान ज़्यादा स्टेबल हैं। और प्रोडक्ट्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं किया, तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या हैं जी, हमारे पास लेस स्टेबल है। तो ये वाला पॉइंट भी नोट करें। आगे बढ़ते हैं जी पॉइंट नंबर 8 की तरफ, ये साथ साथ नोट करते जाएं। अच्छा जी, आगे हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 8। आपने कभी KC का नाम सुना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, हमारे पास जितनी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे एक बात ये याद रखें, इसको छोड़ें एक दफ़ा, आपने ये बात याद रखनी है, जो KC है ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, इन चीज़ों पे ये डिपेंड नहीं करता। अब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो हमारे पास रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक्सो भी होता है और एंडो भी होता है। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है कि KC टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ मैं टेम्परेचर ज़्यादा करूँगा, टेम्परेचर ज़्यादा करने से क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा करने से प्रोडक्ट्स क्या होंगी, ज़्यादा बनेंगी ना। जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगी तो KC का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये वाला MCQ किस तरह पूछा जा सकता है, ये आपको इस तरह बॉक्स दिया होगा, एक तरफ आपको KC का वैल्यू दिया हुआ है और एक तरफ आपको टेम्परेचर का वैल्यू दिया होगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ टेम्परेचर का वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी वैल्यू 10⁻², 10⁻⁴। अब ध्यान से देखो, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो KC का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज़। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KC। ये वाला बॉक्स दे के पूछेगा, सरकार मुझे ये बताओ कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो आपने बताना है ये कौन सा रिएक्शन है, हमारे पास एंडोथर्मिक है। अगर अल्लाह ना करे अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसकी वैल्यू कम हो जाती तो फिर हमारे पास कौन सा रिएक्शन होना था, एक्सोथर्मिक। चले मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि KC इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लेकिन ये मैं एक्सोथर्मिक वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए KC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इनकी एग्जांपल्स के बारे में। जितनी भी एग्जांपल्स हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 आप लोग नोट करें। सबसे सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, कुकिंग ऑफ समथिंग। हमने क्या किया, कोई चीज़ पका रहे हैं, चूल्हे पे कोई चीज़ पका रहे हैं। कभी ज़िंदगी च चाह पीती होवे, वो कहता है असी पिंडियों चाह पीती, केमिस्ट्री ने साड़ी ज़िंदगी तबाह की थी। अच्छा खैर, आप ना चाय पका रहे हैं, तो जब आप चाय पका रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको हीट दे रहे हैं। तो जब आप हीट देंगे, चाय पका रहे हैं, कोई चीज़ और पका रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे आपके पास। अच्छा, इसके बाद
मैंने अभी नाम लिया आप लोगों के सामने, चले पहले इसको डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस। मेरे पास जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिलके ग्लूकोज बनाती हैं, साथ पानी बन जाता है। ये ग्लूकोज एल्डोज शुगर है, इसमें आप लोग कहते हैं, बायो वाले कहते हैं भाईजान इसके पास क्या है, एल्डो ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए इसको एल्डोज बोलते हैं। तो इसको ज़रूरत किसका होता है, सनलाइट का। अब इसको सनलाइट का ज़रूरत है, तो सनलाइट का ज़रूरत है तो ये वाला रिएक्शन क्या होगा, फिर हमारे पास एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि इसको हीट की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, कभी नाम सुना हो, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। आप लोग कहते हैं भाईजान एक लें अल्केन, सबसे सिंपल लो CH4, इसमें हैलोजिनेशन, इसमें हैलो ग्रुप ऐड कर दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप लोग कहते हैं ये फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है, और ये वाली जो दो हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, ये वाली रिएक्ट कर जाती हैं। मैं क्या करता हूँ, Cl2 को इससे रिएक्ट करवाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सनलाइट की। ये वाला रिएक्शन करवाने के लिए किसका ज़रूरत पड़ेगा, सनलाइट का। जब मैंने सनलाइट में रिएक्शन करवाया तो ये हमारे पास क्या बन गया, HCl। ये मेरे पास क्या बन गया है, ये मेरे पास क्या बन गया है जी, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड, या इसको क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अच्छा बात सुने, सनलाइट का ज़रूरत है, तो सनलाइट होगी तो ये रिएक्शन होगा, इसलिए ये वाला भी रिएक्शन जो है कौन सा है मेरे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये नोट कर लें, शाबाश। अच्छा, इसके बाद सुने जी, ध्यान से सुने। हमारे पास 3 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है इवेपोरेशन, एक हमारे पास होती है मेल्टिंग, एक हमारे पास होती है सब्लिमेशन। अब ये तीनों के तीनों जो प्रोसेस हैं ये एंडोथर्मिक है। मैं अभी साबित करके दिखाता हूँ ये एंडोथर्मिक कैसे हैं। अब इवेपोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड फेज से पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फेज में। अब आपको पता है कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन गैस फेज में वही मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं। अब ये दूर दूर क्यों गए हैं, क्योंकि इन्होंने टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया है। तो जब कोई चीज़ टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है तो वो वाला रिएक्शन कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। तो ये है जी इवेपोरेशन। तो याद रखना है इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है। आप लोग ये भी कहते हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी इवेपोरेशन क्या होती है, कम होती है। इसके बाद मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होती है कि पानी जो है वो सॉलिड फेज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फेज में। भाईजान बर्फ़ पिघल के पानी बन गया तो बर्फ़ का कोला फ्रिज चो कढ़ो, उन्होंने बाहर रख दो। जो तुम बाहर रखोगे और सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि वो बर्फ़ क्या हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सॉलिड फेज़ में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। जब इन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया तो ये दूर दूर बिखर चुके हैं, तो इन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद है जी सब्लिमेशन। ये बड़ा शहज़ादा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, सॉलिड फेज़, इसमें क्या होता है मेरे भाई, सॉलिड फेज़ डायरेक्ट कन्वर्ट होती है गैस फेज़ में। अब दरमियान में लिक्विड फेज़ नहीं है, सॉलिड फेज़ किस में कन्वर्ट हो गई है, गैस फेज़ में। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ना हमारे पास वो आयोडीन है। आयोडीन सब्लिमेशन शो करती है। अब हैलोजेंस में से ना, अब हैलोजेंस हैं जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये वाली जो फ्लोरीन है ना,
ये गैस है, क्लोरीन और ब्रोमीन ये लिक्विड्स हैं, और आयोडीन जो बचती है हमारे पास ये क्या है, सॉलिड। तो इन हैलोजेंस में से आयोडीन ही सिर्फ सब्लिमेशन शो करती है, क्योंकि पाइन आयोडीन कल्ली सॉलिड है, तो सॉलिड बंदा ही सब्लिमेशन शो कर सकता। सॉलिड फेज़ किस में कन्वर्ट हो गई, गैस फेज़ में। अब सॉलिड भी अगर गैस में कन्वर्ट हुई है तो उसने टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने से गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, दूर दूर चले गए हैं। तो ये वाले तीनों प्रोसेसेस भी हमारे पास कौन से हैं जी, ये पॉइंट नंबर 11 नोट करें। ये हमारे पास कौन से रिएक्शंस हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इसके बाद चलते हैं जी पॉइंट नंबर 13 की तरफ। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ। तो पॉइंट नंबर जो 13 है, आपने कभी नाम सुना हो आयोनाइजेशन एनर्जी का। ऐसी एनर्जी जो किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, वैलेंस शेल में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस्तेमाल होती है, और गैसियस स्टेट में हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये मेरे पास क्या है जी, और ये उसका वैलेंस शेल है। फ़र्ज़ करें ये वैलेंस शेल है जी पहले ग्रुप का, हाली ने की रब से फरियाद, ये पहला ग्रुप है, हाली ने की रब से फरियाद। तो पहला ग्रुप है, तो इनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो इनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या करना है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है, तो मैं एनर्जी दे के ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करूँगा, बाहर निकाल लूँगा। तो मैंने एनर्जी खुद दी है, तो ये फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, अब मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से क्या होगा, मुझे आप लोग बताएं क्या होगा, कैटायन फॉर्मेशन होगी, कैटायन बन जाएगा ना। कैटायन कैसे बनता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कैटायन फॉर्मेशन हुई है, तो आप लोग लिख सकते हैं कैटायन फॉर्मेशन इज़ आल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये भी हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैटायन फॉर्मेशन भी हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा जी, इसके बाद है जी पॉइंट नंबर 15, इसको डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकेज इज़ ग्रेटर दैन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसमें बॉन्ड ब्रेकेज क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसकी सिंपल और सबसे आसान रीज़न यही है कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। वो वाली एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, वो एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, तो उतनी बॉन्ड ब्रेकेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके बाद ये इसका पॉइंट नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो कभी आपने नाम सुना हो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम ना एटम्स बनाते हैं। तो कभी बोर्न हाइबर साइकिल आप लोगों ने पढ़ा हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सोडियम लेते हैं, सॉलिड स्टेट से इसको कन्वर्ट किया जाता है जी गैसियस फेज़ में। अब जब गैसियस फेज़ में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो डेल्टा एच का वैल्यू मेरे पास है +108 किलो जूल पर मोल। तो किसी भी चीज़ को जब सॉलिड स्टेट से, मैंने बताया सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो जब किसी को गैसियस फेज़ में कन्वर्ट करना हो, तो हमें हीट यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी, और जब हम हीट देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। तो इसलिए डेल्टा एच यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये होती है कि किसी भी एटम की सॉलिड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसको गैसियस फेज़ में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाली ने की रब से फरियाद, पहला ग्रुप है, तो इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने रिमूव करवाना है।
जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी मैं बता चुका हूँ कि हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस स्टेट से निकालना है, गैसियस स्टेट से। और आयोनाइजेशन एनर्जी भी कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से कैटायन फॉर्मेशन होता है, तो कैटायन फॉर्मेशन भी हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। या इसके अलावा एक और एग्जांपल है, हाइड्रोजन को सॉलिड स्टेट से जब हम गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसके डेल्टा एच की वैल्यू होती है +218 किलो जूल पर मोल। तो इसमें यहाँ पे वैल्यू का फ़र्क है, लेकिन दोनों कौन से प्रोसेस हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। तो ये वाले पॉइंट्स भी आप लोग नोट कीजिए। एंड पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की पहचान कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये पहले नोट कीजिए। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने कभी नाम सुना हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी के उल्ट होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। ये फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई एटम है और ये इसका सबसे आखिरी घर है, आखिरी शेल है। मैंने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाया और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया। जब मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहाँ से एनर्जी क्या हो गई है, रिलीज़ हो गई है। इसको बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बोलते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसमें एनर्जी क्या हो गई है, रिलीज़ हो गई है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और लेके जाऊँ, यहाँ पे देखें मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और लेके जा रहा हूँ। अब मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसमें ऐड करवाना है। अब पहले वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है, उसने कहना है पाइन मैं तुहानू एंटर नहीं आउण देना। ये ਉਹੀ हिसाब आ कि एक बैट्समैन विकेट ते बैटिंग कर रहा तो तुसी वारी लैनी है तो तुसी उनकी जाके मिहनत कर रहे जे सर मैनू वारी लैन दो, लेकिन वो तुहानू वारी नहीं लैन देगा। तो क्रिकेट हमेशा याद रखो, वारी उस बंदे दी आंदी है जिंदा गेंद भी आपदा होवे ते जिंदा बल्ला भी आपदा होवे। यकीन करो, गेंद बल्ला आपदा करो लैके जाओ तो फील्डर किराए ते रख लवो। 3-4 बालों नूं कह दिता पैन इत्थे फील्डिंग करो, 10-10 रुपए उन्होंने दे दिते। अज दा बेस्ट तरीका, अज दे दौर दा क्रिकेट खेडन दा ये बेस्ट तरीका वा। अच्छा खैर, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन क्या है, मैंने इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके गया हूँ। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं लेके गया हूँ तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ने कहा भाईजान नहीं, मैंने इसको एंटर नहीं होने देना। तो इस इलेक्ट्रॉन को अब हमने ऐड भी करवाना है, हमारी मजबूरी है। तो इसको इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए हमें एनर्जी खुद से देनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो कोई बंदा ये पूछ ले कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो कौन सा प्रोसेस होता है, तो आपने फिर बताना है भाईजान वो कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वो हमारे पास कौन सा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इसमें डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूँ जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये वाला रिएक्शन एंडो है या एक्सो है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये वाला पॉइंट नोट कीजिए। मैं ना यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखने लगा हूँ, बहुत ही मशहूर इक्वेशंस हैं। ये मेरे पास 2NH3 टूट के बना रहा है N2 + 3H2, ये गैसियस फेज़ में, ये गैसियस फेज़ में, ये भी गैसियस फेज़ में। 2SO3 टूट के बना रहा है 2SO2 + O2, ये भी गैसियस फेज़ में है, ये भी गैसियस फेज़ में है, ये भी गैसियस फेज़ में है, ये सारे के सारे गैसियस फेज़ में। ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है ना, इसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। इसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ध्यान से देखें, मैंने इक्वेशन उल्टा लिखा हुआ है इधर। मैंने इक्वेशन उल्टा क्यों लिखा है, इसकी रीज़न भी आपको एंड पे बताता हूँ। और ये वाला कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, ये भी मैंने इक्वेशन उल्टा लिखा हुआ है। अगर मैं सीधा इक्वेशन लिखूँगा तो ये वाले जो प्रोसेसेस होंगे ये क्या होंगे, हमारे पास एक्सोथर्मिक होंगे। तो मैंने इनको उल्टा इसलिए किया ताकि ये क्या बन जाएं, एंडोथर्मिक बन जाएं।
अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने डेल्टा एन गैसियस की वैल्यू फाइंड करनी है गैसियस स्टेट में। ध्यान से देखें, सारे गैसियस स्टेट में है, ये भी सारे गैसियस स्टेट में। तो कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट्स के मोल्स लेकिन किस फेज़ में, गैसियस में, रिएक्टेंट्स के मोल लेकिन किस फेज़ वाले, गैसियस फेज़ वाले। तो यहाँ पे देखें, पहली इक्वेशन के देखें मोल्स, तो मैंने इसका डेल्टा एन गैसियस फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट्स के मोल देखें, 1 और 3, 4 माइनस 2, तो ये मेरे पास कितने आ गए, 2 आ गए। कितने आ गए, 2 आ गए। फिलहाल ये बस इसको देखें आप लोग। इसके बाद इसके मैंने फाइंड किए डेल्टा एन गैसियस के, 2 + 1 3 माइनस 2, तो ये कितने आ गए, 1 आ गए। अब शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर किसी इक्वेशन के डेल्टा एन गैसियस की वैल्यू 0 से बड़ी हो, किस से बड़ी हो, 0 से, तो वो वाले रिएक्शंस हमारे पास क्या होंगे, फिर एंडोथर्मिक होंगे। तो यहाँ पे देखें, डेल्टा एन गैसियस की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये वाले मेरे पास कौन से रिएक्शंस होंगे, एंडोथर्मिक होंगे। अगर डेल्टा एन गैसियस का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो फिर वो मेरे पास कौन से होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे। चले मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर तो डेल्टा एन गैसियस का वैल्यू 0 से कम है, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखने लगा हूँ, हैबर्स इक्वेशन को, ध्यान से देखो, 2NH3 गैसियस फेज, गैसियस फेज, गैसियस फेज। अब यहाँ से डेल्टा एन गैसियस की वैल्यू निकालो, एन प्रोडक्ट्स एट गैसियस स्टेट माइनस एन रिएक्टेंट्स एट गैसियस स्टेट। प्रोडक्ट्स का वैल्यू देखो, 2 - 4, तो ये क्या आ गई, -2। अब देखो डेल्टा एन गैसियस का वैल्यू कौन सा आया है, माइनस में आया है। तो माइनस में है, 0 से कम है, तो ये वाला रिएक्शन फिर कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अगर इस इक्वेशन को उल्टा लिखेंगे तो 2 - 3 हो जाएगा, तो ये वाली भी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1 आएगी। तो ये वाला रिएक्शन भी हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा।